9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बल बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फोन कर जाता है, और जब फोन कर जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार तक कर जब कई बार हो जाते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आपके बेटी ने अपनी जीवन लीला को साफ कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता रोने लगते हैं, और उस डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर होती है उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये माँ बाप मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आपकी कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक के रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। अच्छी जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस अच्छी घटना है पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होते हैं। तो ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का उनके पास फोन आता है। माँ अक्सर अपने बेटी को फोन करके उसके हाल चाल लेती थी। आज भी हाल चाल लिया, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो? माँ तुम रोज फोन करती हो, क्या बात है? तू पूछती है, बस ये पूछती थी बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया? बेटी हंस कर जवाब देते कि अभी खाना नहीं खाया, अभी खाने खाने का टाइम नहीं हुआ है। टाइम हुआ है राउंड पे जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है, और मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी इसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पर निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रहे यहाँ पर, और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा है। और उसके बाद फिर वो जगह जगह जाकर जो मरीज है, मरीज से मिलते हैं, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना होता है डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो कब टाइम हो रहा था अपने जूनियर से बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर जो 2 जूनियर होते हैं उनके साथ बैठकर इत्मीनान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी थकन सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चल जाते हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आंख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट, वहां से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपने जीवन लीला को साफ कर लिया है, इनकी वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैल रहता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगलियां उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस
पुलिस ने आनंद फाने नहीं गड़बड़ बुलवाया। पिता ने अपने बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है कि 31 साल की जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय सुहाग के साथ बात करती है, मदद करती है। आखिरकार उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल हुजूम फैल जाता है। अब लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरने लगते हैं। हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितने जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने फांसी की सजा की मांग भी करने लगे। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है तो ममता बनर्जी भी कहने लगते हैं कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की गिनोने ये गंदा कृत्य किया गया है, इसमें से बड़ी से बड़ा सजा मिलनी चाहिए और हम सजा दिलाने के पक्षधर हैं। अब चाहे सीबीआई जांच करो या कुछ भी करो, हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। अब एसआईटी पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था, इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी थी। बारीक से बारीक चीज को देखा गया और जब बारीक से बारीक चीज को देखा गया तो एक समान एसआईटी गया हाथ लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरों में कैमरे मारे जाते हैं। करीब 5 से 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी कि एक ईयरफोन जो होता है जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब एक किसका हो सकता है, इसी की पास पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरों में आए लोगों के पास जाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति होता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलंटियर होता है, जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता था। किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें फोन वीडियो मिल जाती है। और जब लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसे घर जाकर बातचीत करना शुरू की, पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करना शुरू की, तो 55/B शंभूराज पंडित रोड का ये निवासी होता है, अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल पर गंदी वीडियो भी देखा करता है। ये व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की, उससे कोई माने नहीं रखती। इसकी आंखों को अच्छे लगे बस उस देखने के लिए कोशिश करता रहता है। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी और कई शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वो तलाक भी दिया करता, छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए बंदा दब जाता है। खुद को ये बॉक्सर होता है, इसलिए खुद को ये इसकी हस्तपुष्ट बॉडी वगैरह होती है। साथ ही ये अपना आपको पुलिस वाला बताया करता था, तो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका विरोध कर सके या इससे कुछ सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी इस हॉस्पिटल में आता जाता है, गंदी नजर रखता था, मोबाइल में गंदी फिल्म देखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 की रात के 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलती तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत एक बार नहीं कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक अखबार, ये जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है, वो ही छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरह से यातनाएं देता है। और यातनाएं देने के बाद जिस सेमिनार हॉल में उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाजें उस सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं पा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया। और उसके साथ वो गंदे पर गंदा काम करता चला जाता है। उसके होठों को काटता है, उसके शरीर के हिस्सों काटता है, चाहे वो सर से लेकर पैर तक अलग अलग हिस्सों को काट कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब थक जाता है तो गला कूट कर उसकी हत्या कर देता है। मीडिया रिपोर्ट ही भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया था। एक बार नहीं कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता
ये धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या की धारा लगती है। पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथ ही कहीं और साथी तो उसके साथ नहीं थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे कितने नहीं थे, हर एक किसी छोटे पहलू की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति को जो कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया था कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि ये शराब पीने का भी आदी है और उस रात जिस रात ये मेडिकल में आता है उस रात भी इसने शराब पी हुई थी और मेडिकल में कहीं भी घूमने की इसको इसलिए परमिशन थी क्योंकि ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका यानी कि सिटी वॉलंटियर की रूप में भूमिका में था, इसलिए कोई रोक नहीं टोक नहीं। और इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ उस व्यक्ति ने किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। नजर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि किसी पर भी एकदम से भरोसा न किया जाए। और जिस तरह से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छा नहीं था तो कम से कम किसी को तो पुलिस को बताना चाहिए था और कम से कम जो मेडिकल प्रशासन है ये हॉस्पिटल है उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने डॉक्टरों के प्रति इस तरह से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और ये जितने भी देश में मेडिकल कॉलेज है या और ऐसी जगह पर है जहाँ पर महिलाएं रात में काम करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम होने चाहिए। अगर काश कड़े सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद इस लेडी डॉक्टर की कतई हत्या नहीं होती और इतने निर्मम तरीके से इतनी यातनाएं देने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। जाते जाते ये इलाहाबाद के रहने वाले प्रभात पटेल और साथ ही यूसुफ खान है, पूजा कवि शर्मा है, मिठू कुमार, मोहम्मद मुजाहिद आलम है, नदीम शेख, रेखा चौहान, जुबैर खान, अखिलेश कुमार, इमामुद्दीन सरमानी, राजबीर सिंह, शर्मा कुमार, खुर्शीद खान, नरेंद्र सुरेंद्र कुशवाहा, किशन वर्मा, गौतम यादव, रविंद्र, निषाद राजन चौहान, मोहम्मद नौशाद, ठाकुर विवेक सिंह, मनु बघेल, रामू यादव, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा। Happy simple no, follow hard to free no, free on chest deep, 3 on chest deep and 3 on chest deep and 3 on chest deep. No, it's on I am good. I was meant to read it. I'm not going to choose it. I'm sure that I'm not sure that I'll pick up something. I'm not going to show that I'm sure that I'll join it. None. 3 on chest deep, 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 3 on chest deep. 3 on justice, 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 hard, boy, hi, New York, jail, hi, fizzy, hi, come on, me, never sit on the hi, happy simple no, follow hard to free and free and
3 on chassis, 3 on safety, 3 on chassis, 3 on chassis, nuki sana ya, kızıldı. Ay, maalesef çürüdü, aman korap çözüne, şuraya bak, şuraya, 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 şuraya,